फ्रेंड्स, मैं मेघा पाठक लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हम आज साइकोलॉजी का टॉपिक लेंगे। मैंने 2 दिन से आप लोगों को साइकोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाया था। एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 5 है, जो सामाजिक जो सोशल साइंस की जो बुक है, उसमें ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है वो काफ़ी लेंदी है, और ज्योग्राफी का यानी कि सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी लेंदी है। 6 to 10th में काफ़ी मटेरियल है, तो हम उसको बहुत जल्दी करने का मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि मैं 2 सितंबर मानकर ही डेट उसकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। बाकी तो आगे गवर्नमेंट का डिसीजन है कि क्या जाता है, एक्सटेंड होता है या क्या रहता है सीन, वो बात की बात है। तब हम फिर पेडागोजी और बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इस चैनल पर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो मैं आपको जो है आज अधिगम का जो इससे रिलेटेड आखिरी टॉपिक है आज हमारा, अधिगम मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। इसमें कुछ माइनर टॉपिक्स हैं जिनसे आजकल जो है क्वेश्चंस आने लगे हैं। पहले मेजर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते थे, लेकिन कुछ टाइम से ये ट्रेंड हो गया है कि माइनर टॉपिक से भी जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस ले लेता है। तो देखिए, इसमें अधिगम पठार, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अंतरण व अधिगम वक्र जो है वो मैं आपको पूरा इसमें उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर के आई हूँ। ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें मैं पार्ट लिखना भूल गई हूँ, पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद सेकंड पार्ट भी है, उसमें जाकर के जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ उन तक तो ये वीडियोस पहुंचाएं, आप बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और अभी आपको पता है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और इस टाइम में हम जो है ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। इसी मकसद से मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने की प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना या रुक जाना क्या कहलाता है। देखिए, जो सीखने की प्रक्रिया है वो चलते चलते कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, इसे क्या कहा जाता है। अधिगम में रुकावट, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम पठार या अधिगम अंतरण। तो देखिए, इसमें जो आंसर है वो है सी, अधिगम पठार। सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी निरंतरता अगर बीच में किसी कारणवश ब्रेक हो जाती है तो उसे अधिगम में पठार का आना कहते हैं, मतलब अधिगम बीच में रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम पठार को किससे दर्शाते हैं। ए सरल रेखा, बी सपाट स्थान, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अधिगम पठार है उसे दर्शाने के लिए सरल रेखा या सपाट स्थान, आपको पता है पठार का मतलब प्लेट्यू, प्लेट्यू की जो शेप होती है वो सपाट स्थान होता है, थोड़ा ऊंचाई लिए हुए और एक सपाट स्थान आ जाता है और वापस से ढलान आ जाती है। इस तरीके का जो प्लेट्यू है उसका शेप होता है। तो आपको पता है कि जो अधिगम का यानी कि जो पठार होता है उसको या तो सपाट रेखा या फिर सपाट स्थान से दर्शाते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम पठार की प्रवृत्ति कैसी होती है। ए स्थाई, बी अस्थाई, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, जो अधिगम पठार है उसकी प्रवृत्ति स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम किसी लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो प्रोसेस थोड़ा सा रुक जाती है। जैसे मान लीजिए आप रेगुलर स्टडी में हैं और आपके बीच में कोई ब्रेक आ गया। सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉकडाउन को ले लेते हैं हम। आप रेगुलर जो है अपनी ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे और कोचिंग वगैरह पर जा रहे थे, लेकिन बीच में लॉकडाउन की वजह से ब्रेक आ गया। लेकिन ये परमानेंट तो है नहीं, आपको पता है ये परमानेंट नहीं रहेगा। ये एक दिन जो है इसकी जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी और वापस सामान्य अध्ययन हम चालू कर देंगे। तो बीच में ये जो ब्रेक आ गया है इसी को पठार कहा जाता है। इसको छोटी मोटी चीज़ों से भी लिया जा सकता है, जैसे कि अगर हम किसी दिन हमारा मूड ना हो पढ़ने का, या अगर हम पढ़ रहे हैं और बीच में किसी म्यूज़िक की आवाज़ आ जाती है तो हमारा जो लर्निंग का जो वो सीक्वेंस है वो ब्रेक हो जाता है, या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बीच में जो एक छोटा सा ब्रेक आता है वो ब्रेक ही पठार कहलाता है, लेकिन वो क्या है, परमानेंट नहीं रहता, वो एक अस्थायी प्रवृत्ति है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक परिस्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान या नवीन परिस्थिति जब एक परिस्थिति में अर्जित किया ज्ञान दूसरी या नवीन परिस्थिति में प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं। ए अधिगम स्थानांतरण, बी अधिगम अंतरण, सी अधिगम पठार, या डी अधिगम वक्र। तो देखिए, इसमें अधिगम स्थानांतरण और अंतरण ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें
तो इसमें जो आंसर है वो ज़्यादा सूट कर रहा है अधिगम स्थानांतरण। देखिए अंतरण भी वही होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रकार जो है वो अलग तरीके से दिए गए हैं। आगे मैं आपको इसी वीडियो में मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैं आपको अंतरण के क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ, वो हम बाद में डील करेंगे इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में। देखिए जो अधिगम स्थानांतरण है वो क्या होता है कि जब हम किसी पूर्व ज्ञान को, मतलब पहले अगर कोई परिस्थिति होती है, पहले कोई ज्ञान हमने अर्जित किया हुआ होता है और वो हम नवीन परिस्थिति में अप्लाई कर देते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं नवीन परिस्थिति को, मतलब जो पहले जो हमारे पास ज्ञान है उसको अप्लाई करके नवीन परिस्थिति को हम कंटिन्यू करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम स्थानांतरण। मतलब पहले सीखा हुआ अधिगम दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण हो जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? ए 2 प्रकार का, बी 3 प्रकार का, सी 4 प्रकार का, या डी 8 प्रकार का। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है बी 3 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य, या डी ये सभी। तो देखिए जो अधिगम स्थानांतरण है वो सकारात्मक, नकारात्मक व शून्य तीनों प्रकार का होता है। इसके 3 प्रकार हैं, हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इसको पढ़ लिया है कि इसके 3 प्रकार हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करे तो इसे कौन सा स्थानांतरण कहेंगे? तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है कि स्थानांतरण जो होता है उसका अर्थ ही क्या होता है कि हमने पहले जो अधिगम किया है वो नवीन ज्ञान में हमारा मतलब जो नवीन जो परिस्थिति में है उसे वो पूर्व ज्ञान सपोर्ट करे और उसके थ्रू हम नवीन परिस्थिति को डील करें, तो वही क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और जब यदि जो पूर्व ज्ञान है वो नई परिस्थिति को डील करने में सपोर्ट करता है तो इसको कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सरलता से सीख लेता है, यह उदाहरण निम्न में से है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा नहीं पूछता है। आजकल अप्लाइड क्वेश्चंस का दौर आ गया है, रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं आते हैं और स्पेशली इन साइकोलॉजी आपको अप्लाइड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें ये बताया गया है, आपको क्वेश्चन का फॉर्म समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। तो देखिए साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सरलता से सीख लेता है। अब इसमें सरलता आ रहा है, इसका मतलब उसका जो पूर्व ज्ञान है वो उसके लिए नवीन परिस्थिति में सार्थक सिद्ध हो रहा है, उसको सपोर्टिव है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। मतलब उसको जो पूर्व ज्ञान है वो नवीन परिस्थिति में सकारात्मक सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रीशियन को कार मैकेनिक का कार्य सिखाने में कठिनाई होती है, यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? देखिए जो क्वेश्चन है वो देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स। आपको कोई भी परिस्थिति बना करके दे दी जाएगी और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन जो है, इलेक्ट्रीशियन का काम जो होता है वो अपने टाइप का होता है और मैकेनिक है उसका काम अलग तरह का होता है। तो जब इलेक्ट्रीशियन को अगर मैकेनिक के रूप में ट्रेंड किया जाता है तो उसका जो पूर्व ज्ञान है, यानी कि उसने जो पहले ज्ञान सीखा हुआ है वो नवीन परिस्थिति के लिए इतना अच्छा नहीं रहता, मतलब उसको कहीं ना कहीं कठिनाई अनुभव होती है। बार बार उसका जो पूर्व ज्ञान है वो नई परिस्थिति में ढलने में उसको वक्त लगता है, नई चीज़ों को सीखने में, क्योंकि वो अपना वाला मैथड यूज़ करता है बार बार, क्योंकि उसका जो माइंड है उसी अकॉर्डिंग सेट होता है। लेकिन जो नया कार्य है यानी कि मैकेनिक का जो कार्य है उसको वो सीखने में थोड़ा सा उसको कठिनाई आती है और सीखने की गति भी थोड़ी मंद रहती है। तो ये जो चीज़ है वो नकारात्मकता लिए हुए है, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नकारात्मक स्थानांतरण। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में किसी भी प्रकार की न तो सहायता और न ही कठिनाई प्रदान करे तो यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? देखिए ऐसा ज्ञान जो न तो सपोर्ट कर रहा है और न ही कोई नकारात्मकता यानी कि न ही कोई रुकावट पैदा कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? तो देखिए इसको जो कहेंगे वो शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी शून्य स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने की प्रक्रिया, गति, मात्रा और उन्नति अवनति का ग्राफीय प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो देखिए ए अधिगम पठार, क्या उसे अधिगम पठार कहते हैं? बी अधिगम वक्र,
क्या उसे अधिगम वक्र कहते हैं, सी अधिगम अंतरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें ग्राफ शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि ग्राफीय प्रदर्शन हो रहा है, यानी वक्र की बात हो रही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अधिगम वक्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 7 प्रकार? तो देखिए जो अधिगम वक्र है उसके 4 प्रकार हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की गति समान हो क्या कहलाता है? ए सरल रेखीय वक्र, बी सकारात्मक अधिगम वक्र, सी नकारात्मक अधिगम वक्र, या डी मिश्रित अधिगम वक्र। तो देखिए मैंने अभी आपको 4 प्रकार बताए थे, और मैं क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम करती हूँ कि आपको जो है मेरे वीडियो से ही पूरा जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही कंप्लीट हो जाए। तो देखिए वो 4 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? सरल रेखीय, सकारात्मक, नकारात्मक और मिश्रित अधिगम वक्र, यही 4 प्रकार हैं। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि अधिगम की गति समान है, समान रूप से बनी हुई है, यानी उसमें उतार चढ़ाव नहीं आ रहे, तो ये एक सरल रेखा के रूप में उसकी जो गति है वो बनी हुई है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सरल रेखीय वक्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद में पार्ट नंबर 2 भी कुछ देर में ही अपलोड कर दूंगी आपके लिए। तो देखिए वह अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ में मंद परंतु बाद में तीव्र हो जाती है क्या कहलाता है? तो देखिए इस फॉर्म को समझ लेते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म कह रही है कि पहले तो जो बालक है, एक एग्जाम्पल से जोड़ लेते हैं, उसकी जो गति है वो शुरू में तो मंद है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उससे प्रैक्टिस करवाई जाती है उसकी गति जो है वो तीव्र हो जाती है। इसका मतलब बालक नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकारात्मक, यानी कि उन्नतोदर अधिगम वक्र। देखिए सकारात्मक को उन्नतोदर भी कहते हैं, वो भी मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो इस तरीके से दे दे। एग्जामिनर का मूड है, वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है वो हमारे बस में नहीं है। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सकारात्मक या उन्नतोदर। तो देखिए ये 14 क्वेश्चंस थे, और इसके बाद मैं पार्ट नंबर 2 लेकर के आऊँगी। उसके बाद हमारा ये टॉपिक है अधिगम का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस चैनल पर आपको जो सोशल साइंस है 6 to 10 की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बुक्स करवाई जा रही हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, और उसके अलावा जो है मैं साइकोलॉजी का पोर्शन आपको कवर करवा रही हूँ। हिंदी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, और जैसे ही हिंदी कंप्लीट होती है मैं इंग्लिश की क्लासेस है वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगी। लेवल 2 के लिए बेसिकली यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है, एज वेल एज जो फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको 6 to 8 तक का जो मैटर है उसके क्वेश्चंस उनके आते हैं, आपको पता है, तो उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।